हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हिंदी है हमारी, उसमें जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जो दिसंबर 2019 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। पेपर फर्स्ट था, उसमें जो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो हम उसके बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। और हिंदी में जो पैराग्राफ आता है वो आया था, जो दिसंबर 2019 में आया था, वो ये पैराग्राफ आया था। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो गद्यांश दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको ध्यान से जो है गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चन होंगे उनको हम जो है अच्छे से जो है कर लेंगे। अगर हम इसको ही अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है वो हम गलत कर देंगे। तो जो हमारा पैरा है वो क्या है, पहला पैरा पढ़ते हैं हम। पाठ्यक्रम को कक्षाक्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, अपितु कृत्रिम खंडों में बंट जाता है। यह स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है, जिसे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों बेबस होकर स्वीकार करते हैं। यदि एक बच्चा किसी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक दिलचस्पी रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत उसे पूरे 1 वर्ष या इससे भी अधिक प्रतीक्षा करनी होती है, जब वह उस विषय में कुछ अधिक विस्तृत जानकारी अध्यापक और नई पुस्तक से प्राप्त कर सकेगा। श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहाँ पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं रहता, बच्चों को अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी की प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। सामान्य स्कूलों में जहाँ यह छूट नहीं दी जाती, होता प्राय यह है कि कक्षा में आने पर उन्हें वही विषय बिल्कुल नया और अपरिचित लगता है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली कक्षा में जान चुका था। विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों का पर्याय हो, जैसा कि भारत में है। ठीक है, तो ये हमारा पैरा था। ठीक है, पैराग्राफ। तो इसमें क्या बात की गई है, आपने क्या समझा इसे पढ़कर, कि पाठ्यक्रम को कक्षाक्रम से बहुत कड़ाई के साथ बांध देने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बच्चे का विकास जो है वो, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस होता है, उसको जो है बांध देने पर अगर अपितु कृत्रिम खंडों में बढ़ जाता है। यह स्थिर पाठ्यक्रम जो है बच्चे की क्या होता है, व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर क्या बन जाता है, एक मजबूरी बन जाता है कि सिलेबस को हमें जो है कंप्लीट करना है और जितना सिलेबस दे रखा है हमें उतना ही करना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा और उसका अध्यापक दोनों ही क्या हो जाते हैं, बेबस होकर उनको स्वीकार करना पड़ता है। और यहाँ पर बताया गया है कि श्री अरविंद आश्रम के शिक्षा केंद्र में, जहाँ पर जो है पाठ्यक्रम जो है पूर्व निर्धारित और स्थिर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को जो उनकी रुचि होती है और सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी जो है रखने की उनको छूट रहती है, तो इससे जो है बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन है पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है यहाँ पर क्षमता और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमता और पारिवारिक स्तर, क्षमताओं और रुचियों का, या रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि का। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की हमें क्षमता और रुचि, यानी कि उनकी क्या कितनी कैपेसिटी है और उनका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को अगर उनकी क्षमता और रुचि के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम अगर होगा तो बच्चा जो है वो अच्छे से जो है पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट लेकर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड है कि यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हैं, तो क्या रखते हैं, समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियाँ, या भिन्न पूर्वाग्रह। तो यह संभव है कि अलग अलग बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग विषयों में क्या रखते हैं,
भिन्न रुचियां रखते हैं, क्योंकि हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्ति विभिन्नता सब में होती है, तो बच्चों की जो रुचियां होंगी वो भी जो है अलग अलग होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है या माना जा सकता है। तो अभी हमने पैरा में भी पढ़ा था कि पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर वह पर्याय होगा तो क्या होगा, बच्चों का जो है डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा, वो एक ही जो है स्थिर बिंदु पर ही रह जाएगा। इसलिए इसको पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है या अव्यावहारिक है। तो बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो यह जो स्थिति है वो है सराहनीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है, क्योंकि हर बच्चे को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार जो है किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी है। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है यहाँ बस, अदब, ईमान या फिजूल। तो जो बे उपसर्ग का जो प्रयोग है, उपसर्ग यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ पर जो उपसर्ग है वो क्या होते हैं। तो उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और उसका अर्थ जो है वो चेंज करते हैं, उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्दों में नहीं किया जा सकता, बेबस, बेअदब, बेईमान, जबकि फिजूल में जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रतीक्षाली, प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान या प्रतीक्षाहीन। जो प्रतीक्षा शब्द है उससे एक नया शब्द बन सकता है, तो बन सकता है प्रतीक्षारत, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द क्या बनेगा। अब यहाँ पर हम प्रत्यय की बात करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने पहले भी जो है आपको बता चुकी हूँ, करा चुकी हूँ वीडियो में। तो प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनका अर्थ जो है वो बदलते हैं। ठीक है, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्ष में एक प्रत्यय लगाएंगे हम तो क्या बनेगा, वार्षिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, जो पैराग्राफ था उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए या पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद के आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है, बच्चों की रुचि और उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो है हम उनको पढ़ा सकें, जिससे बच्चा जो है अधिक रुचि लेकर जो है पढ़ेगा। तो पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अगला है हमारा क्वेश्चन, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन या उत्पादन और ज्योति। तो जो ज्ञान है, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन है यहाँ पर घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो जो प्राथमिक स्तर होता है वहाँ पर कौन सी गतिविधि जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो घटना वर्णन करना ये प्रभावी है, ये तो कहानी को शब्दशः दोहराना ये सबसे कम प्रभावी होगी, कहानी को अपनी भाषा में कहना ये भी प्रभावी है और चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना ये भी है। ऑप्शन नंबर जो बी है, कहानी को शब्दशः दोहराना, ये जो है प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं,
ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, ये भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में जो है कौन सा कथन उचित है, ये भाषा के प्रयोग को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से क्या होता है, भाषा जो है इफेक्टिव बन जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? ऑप्शन है यहाँ पे पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का या फिर क्लोज परीक्षण का। तो मीता ने क्या दिया था, बच्चों को एक अनुच्छेद दिया और उसमें जो है हर 5वें शब्द की जगह पर उसने एक रिक्त स्थान रखा, ठीक है, जिसे बच्चों को भरना था। तो मीता ने किसका परीक्षण किया था? क्लोज परीक्षण का जो है प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वो करेक्ट है। रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। अगला है, मुदिता अक्सर शा को सा बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगी? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव या भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो मुदिता जो है अक्सर शा को क्या बोलती है? सा बोलती है। तो इसमें जो है भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? यानी कि भाषागत त्रुटि का होना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। भाषागत त्रुटि का होना, इस वजह से मुदिता शा को सा बोलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाना है, या तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये, या फिर तितली और कली ने क्या खेला खेल, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है वो सहायक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा कि तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है कौन? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की या वाइगोस्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? वाइगोस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट है। जहाँ पर भी समाज से रिलेटेड कुछ भी आता है, सामाजिक अंतःक्रिया, वहाँ पर हम वाइगोस्की लगाएंगे। ठीक है, तो वाइगोस्की जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर सर्वाधिक बल दिया था। जो स्किनर था उसने जो है किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया था? ऑप्शन है अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता या सृजनात्मकता। तो जो स्किनर थे उन्होंने जो है भाषा सीखने की क्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया था, क्योंकि भाषा विकास में जो है अनुकरण का बहुत योगदान है। स्किनर जो है ये मानते थे कि अनुकरण द्वारा जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने जो है अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया था, क्योंकि शिक्षावस्था में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अनुकरण के द्वारा ही बच्चा जो है वो सीखता है। अगला है, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, यानी कि कक्षा में भाषा की, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील कठोर या एक रूपता संवेदनशील। तो कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन, जो सीटेट जुलाई में जो हुआ था, सीटेट दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का,
पेपर नंबर जो फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन आए हैं ये हिंदी के। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको कराए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।